अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल की सियासी जंग दिन प्रतिदिन दिलचस्प होती जा रही है। पिछले हफ्ते कूच बिहार के विधायक और कभी ममता बनर्जी के बेहद वफादार रहे मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चर्चा तो ये भी थी कि शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी और सौगत राय की कोशिश यही रही कि वो शुभेंदु को मना लें और उन्होंने शुभेंदु को टीएमसी के लिए मना लिया है। बैटल ऑफ बंगाल में आज हम आपको दिखाएंगे कूच बिहार का मूड क्या है। देखिए अर्चना सिंह की रिपोर्ट। एक मुल्क, दो टुकड़े और 3 बीघे का फासला। जी हाँ, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इस लोकेशन की कुछ ऐसी ही कहानी है। कूच बिहार से लगे बांग्लादेश के रंगपुर जिले के ठीक बीच से भारत की सड़क गुजरती है। ये एनक्लेव दोनों ही मुल्कों के लिए मुसीबत का सबब था, लेकिन वक्त के साथ सरकारों ने बड़ा दिल दिखाया और वजूद में आया 3 बीघा कॉरिडोर। इस वक्त हम हैं भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर पर। ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। क्या था ये समझौता और क्यों ये पूरा विवाद था और कैसे लोगों की मुश्किलें आसान हुई जब ये 3 बीघा कॉरिडोर खोल दिया गया। 2 गांव जो इस तरफ बांग्लादेश के बसते हैं, दाहरग्राम, आंगरपोता, उनके लिए किया गया था और दूसरी तरफ भी बांग्लादेश है जहां से लोग जाते हैं दूसरी तरफ। ये पूरा जो बीच में आप सड़क देख रहे हैं, बीच में आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता भारत का है। ये जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ये सीधी सड़क जो आप मेरे पीछे से देख रहे हैं, जो आगे तक जाती है, ये भारत में है और ये कॉरिडोर जो है यही 3 बीघा कॉरिडोर कहलाता है। यानी इस 2 गांव के लिए जो इस तरफ बसते हैं उनके लिए ये समझौता हुआ। सबसे पहले ये रास्ता 3 घंटे के लिए खुलता था सिर्फ, जिससे बांग्लादेश के लोग अपने दूसरे गांव में जा सकें, क्योंकि बीच में भारत की जमीन पड़ती है जिससे गुजरकर उन्हें जाना होता था। उसके बाद 1982 में समझौता हुआ, जिसके बाद 6 घंटे के लिए कॉरिडोर खोला जाने लगा। यानी बांग्लादेश के लोग सिर्फ 6 घंटे इस रास्ते से गुजर सकते थे, इसके अलावा ये रास्ता बंद रहता था। उसके बाद 1992 में ये रास्ता 12 घंटे के लिए खोला जाने लगा। 2011 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच समझौता हुआ और ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये लीज पर दे दिया गया बांग्लादेश को 99 साल की, और ये रास्ता उसके बाद खुल गया और यहां से लोग गुजरने लगे। 47 के बंटवारे की उलझी दास्तान जैसे सुलझने का नाम ही नहीं लेती। छीटमहल की गुत्थी तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुलझाई जा सकी। 68 साल तक 162 गांव के लोगों का वजूद होकर भी नहीं था। वो तकरीबन नो मैन्स लैंड पर थे। गांव बांग्लादेश की सरहद के भीतर और रेवेन्यू मैप पर भारत के भीतर। यही हाल दोनों तरफ था। 2018 में पीएम मोदी की मौजूदगी में ये मामला हल हुआ। ये कूच बिहार में है चीट महल, जिसे नो मैन्स लैंड भी कहते हैं। यानी एक ऐसी जमीन जहां के रहने वाले लोगों का ना कोई देश होता था, ना कोई पहचान, वो अपनी ही जमीन पर बाहरी होते थे। और 68 साल तक आजादी के इन लोगों की, यहाँ के निवासियों की यही स्थिति थी। उसके बाद 2015 में भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें जो 162 इनक्लेव थे उनमें से 111 इनक्लेव जो भारत के थे, जो 17,000 एकड़ जमीन में थे, वो बांग्लादेश को दे दिए गए। और जो बांग्लादेश के पास 51 इनक्लेव थे और वो 7,000 एकड़ जमीन पे थे, वो भारत की टेरिटरी में आ गए और ये पूरा मुद्दा सुलझ गया। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आप स्थिति सोचिए कि उनके पास ना वोटर आईडी कार्ड था, ना राशन कार्ड होता था, क्योंकि वो ना भारत के नागरिक होते थे, ना बांग्लादेश के नागरिक। इनक्लेव क्या होता है ये आपको समझाते हैं। इनक्लेव यानी वो जमीन जहां पर लोग रहते हैं, वो जमीन किसी देश में होती है। ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश में था
था, लेकिन ये घिरा हुआ भारत की जमीन से है, तो इसीलिए इसे नो मैन्स लैंड कहते थे। और ऐसे 162 इनक्लेव थे जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर थे, जिनको लेकर विवाद था और ये विवाद सुलझ गया। और आजादी के 69 साल बाद यहाँ की 3 पीढ़ियों ने एक साथ पहली बार वोट दिया। इसके पहले वो वोट देते हुए देखते थे, चुनाव होते देखते थे, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। आजादी के 69 साल बाद यहाँ के लोगों को यह अधिकार मिला। इसके बाद इन लोगों को जो सेटलमेंट कैंप थे वहां पर सेटल किया गया और उसके बाद उनको रहने की जगह दी गई। सरकार की तरफ से उनको घर दिए गए जहां पर वो रह सकते हैं। तो कह सकते हैं दुनिया का सबसे उलझा हुआ सीमा विवाद था जो सुलझा आजादी के 68 साल बाद। आबादी के एक्सचेंज में सरकार को मुश्किलें कम नहीं उठानी पड़ी। पहले टिन के अस्थायी कैंप बनाए गए, लोगों को वहां लाया गया और अब वहां से उन्हें स्थायी कॉलोनियों में लाया गया है, मगर समस्याएं आज भी बरकरार हैं। जो समझौता भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच हुआ, जिसमें 51 इनक्लेव के लोग जो भारत में आए उन्हें अलग अलग जगहों पर बसाया गया, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ ये घर दिए गए हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर लाके बसाया गया है। ऐसी ही अलग अलग जगह पर इन लोगों को बसाया गया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन्हें सिर्फ घर दिए गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें खेती के लिए जमीन मिले, इनके आसपास अस्पताल हो, स्कूल हो और जो भी डेवलपमेंट का काम हो उसमें इनकी भागीदारी जरूर हो। तो क्या सोचते हैं ये लोग और क्या चाहते हैं ये लोग सरकार से, आइए इनसे ही बात करते हैं। अभी तक क्या क्या मिला है आप लोगों को इस सेटलमेंट के बाद? ये लोग का सिर्फ फ्लैट मिला है, रोड नहीं मिला है, ब्रिज नहीं मिला है और 10 फैमिली का बड़ा वाला फैमिली है, वो लोग एक फ्लैट में सोने नहीं सकता है। वो लोग के लिए फ्लैट चाहिए, लेकिन फ्लैट भी रेडी है, अभी तक वितरण नहीं किया। और आप लोग क्या जमीन भी मांग रहे हैं? कितनी जमीन की मांग है और वो क्या मांग थी खेती के लिए? खेती के लिए तो कम से कम 1 एकड़ चाहिए, 1 एकड़ चाहिए ये लोग के लिए। 1 एकड़ 3 बीघा नहीं होने से कैसे बाल बच्चा लेके चले गए लोग? टोटो का तो भाड़ा नहीं मिलता है। बांग्लादेश बॉर्डर तक आए हैं तो आइए आपको देश का आखिरी रेलवे स्टेशन भी घुमा देते हैं। आजादी से पहले ट्रेन चांगरा बांधा से आगे भी जाती थी, अब यही आखिरी स्टॉपेज है। ये चंगराबंधा स्टेशन है, ये आखिरी स्टेशन है। इसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहाँ से सिर्फ एक ही पैसेंजर डेमो ट्रेन चलती है जो इस वक्त बंद है जब से लॉकडाउन हुआ है। यात्री ट्रेन सिर्फ एक ही चलती, इसके अलावा यहाँ माल गाड़ियां चलती हैं जो सामान की ढुलाई करती हैं। यात्री ट्रेन जो चलती है वो न्यू कूच बिहार से लेकर चंगराबंधा और यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती थी, जो इस वक्त बंद है। लेकिन खास बात यह है कि ये चंगराबंधा जो स्टेशन है ये भारत की सीमा में अगर बात करें तो ये आखिरी स्टेशन है चंगराबंधा, जहां से जो ट्रेन चलती थी वो इस वक्त बंद है। अभी तक वो ट्रेन चालू नहीं हुई है। और आइए अब कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कूच बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बदलाव आया। बीजेपी के निशीथ प्रमाणिक ने ये लोकसभा सीट जीती। उसके बाद बीजेपी का जो असर बढ़ा, उसने तृणमूल के हताश नेताओं को नई राह दिखाई। तृणमूल के विधायक मिहिर गोस्वामी ने अक्टूबर में पार्टी छोड़ दी। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली आकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बंगाल का सारे पीपल आशा करते थे जब मामाटी मानुष का सरकार जब आएगा तब बंगाल का भी उन्नयन होगा, उत्तर बंगाल का भी उन्नयन होगा जहां से हम आते हैं। लेकिन स्वाधीनता का बाद आज तक उत्तर बंगाल का मेरा जिला कूच बिहार, उस जिला का डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार जहां कलकत्ता में रहते हैं वो कलकत्ता का उन्नयन नहीं देखते, लेकिन उत्तर बंगाल का मेरा जिला कूच बिहार का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मगर बीजेपी की इस पैठ ने कूच बिहार में सियासी कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया। नतीजा ये है कि सियासी हिंसा जोरों पर है। एक बीजेपी समर्थक की तो दिन दहाड़े घर के पास ही पीट कर हत्या कर दी गई और इल्जाम लगा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर।
कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बेहद पुराना है। हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो बीते 18 नवंबर को काला चंद्र कर्माकर, जो कि बीजेपी के बूथ सचिव थे, उनकी पीट कर उनके घर के पास ही हत्या कर दी गई। ये उनका घर है, ये काला चंद्र कर्माकर की दुकान है और यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहाँ उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। पूरा विवाद 2 क्लब के बीच हुआ मूर्ति विसर्जन को लेकर, जिसने हिंसक रूप ले लिया और काला चंद्र कर्माकर की इसी जगह पर, ये जगह जहां मैं खड़ी हुई हूं, इसी जगह पर पीट कर हत्या कर दी गई और आरोप लगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। अगले दिन बीजेपी ने 12 घंटे का तूफानगंज का बंद भी बुलाया, जिसका विरोध टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन टीएमसी के लिए मुश्किल सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि टीएमसी अंदरूनी कलह से भी परेशान है। 15 नवंबर को टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए, दोनों में हिंसक भिड़ंत हुई। ममता बनर्जी लगातार कूच बिहार के जो स्थानीय नेता हैं उनको हिदायत देती रहती हैं कि वो आपसी विवाद से बचें, आपसी हिंसा से बचें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ अंदरूनी हिंसा, अंदरूनी कलह भी टीएमसी के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। और कहा जा रहा है कि यही एक बड़ी वजह है कि टीएमसी ने 2019 में लोकसभा की सीट हार दी और ये सीट बीजेपी के निश्चित प्रामाणिक ने जीती। मगर हिंसा, सियासत, विषाद से परे भी एक दुनिया इस कूच बिहार में सांस लेती है। ये है शीतल पाटी का कुटीर उद्योग। क्या है शीतल पाटी, पहले ये समझिए। शीतल का मतलब होता है जो ठंडा होता है और पाटी का मतलब होता है बैठने वाला। ये बैठने और सोने के काम आता है मैट, और ये बंगाल की जीवन शैली का हिस्सा है। ये केन के फाइबर से बना होता है और केन का ये पेड़ यहाँ पर हर घर के बैकयार्ड में आपको मिलेगा। 14,000 परिवार यहाँ के इससे जुड़े हुए हैं और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद वहां से जो लोग आए वो ये कला अपने साथ लेकर आए, और क्योंकि यही उनकी कमाई का एक मुख्य जरिया था। केन के फाइबर से और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी मार्केट में, दुकानों में, बाजारों में, लेकिन वो बनती कहाँ हैं, कहाँ से आती हैं, ये आज हम आपको दिखाते हैं। वो यहीं पर बनती हैं। और ये देखिए, ये है मोबाइल कवर। ये मोबाइल कवर भी बनता है यहाँ पर। ये वॉलेट, जो वॉलेट आप हाथ में कैरी करते हैं, वो भी यहीं पर बनता है। और देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल ये वॉलेट बनाया गया है, जो प्रॉपर वॉलेट है जिसमें अंदर पॉकेट्स हैं, जिप है और बाहर से खूबसूरत ये फाइबर का, केन के फाइबर का बना हुआ वॉलेट है। ऐसी कई चीजें, ये देखिए, ये भी एक छोटा सा पर्स है जो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये बनाया गया है। ये भी एक बैग है। इस तरह की बास्केट बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये बास्केट जिसमें आप फ्रूट्स रखते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट रैप करके, ये बास्केट भी यहीं पर बनती हैं। ये शीतल पाटी आई उस पार से थी, यानी बांग्लादेश से, मगर आज कूच बिहार की पहचान बन गई है। लॉकडाउन ने इस कलात्मक उद्योग पर भी असर डाला है। एक्सपोर्ट बंद है, मगर उम्मीद जिंदा है और शीतल पाटी उद्योग का काम चालू है।